हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ आराम सा हुआ कुछ समय के लिए 1210 में। उसके बाद 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जो सल्तनत की गद्दी है वो हथिया ली और लाहौर में जो है शासक बन गया। उस समय याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो सल्तनत की राजधानी थी वो लाहौर होती थी। सबसे पहली बार दिल्ली का जो दिल्ली राजधानी है वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर याद रखिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके जब वो गद्दी पर बैठा तो क्या क्या उसके लिए समस्याएं थी, उन समस्याओं से किस प्रकार से निपटा और उसने प्रशासनिक रूप से क्या क्या व्यवस्थाएं की। ठीक, ये सारी बातें आज के इस क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश तुर्क मूल के दिल्ली के मामलुक वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, तो ये पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह और तीसरा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और करीबी गवर्नर भी था। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या किया था कि उसने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी। ठीक है, 1236 में उसकी मृत्यु हो जाती है और तब तक वह जो है लगभग 25 साल, मान के चलिए 25 साल उसने शासन किया भारत पर। ठीक, और इन 25 सालों में उसने भारत को कई समस्याओं से, जो उस समय की प्रमुख समस्याएं थीं, उनसे निजात दिलाई और जो सल्तनत है उसको मजबूती से स्थापित करने का जो है कार्य किया। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। ठीक, यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। यदि आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन आए कि भारत में सल्तनत का संस्थापक कौन था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा वो इस तरह से पूछेगा कि भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक है, तो याद रखना इल्तुतमिश। ठीक, अभी दिल्ली जुड़ जाए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, तो आप याद रखना कि वो इल्तुतमिश ही होगा, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है बड़ा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था तो वही संस्थापक होगा, उसी को सही कर देते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में दिल्ली सल्तनत का पूछे वास्तविक संस्थापक, तो याद रखिएगा वो होगा इल्तुतमिश। ठीक है, अब इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां थी। ठीक है, थोड़ा सा उसका प्रारंभिक जीवन है, हम लोग उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसकी चुनौतियों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो तुर्किस्तान की इलबारी जनजाति का था। ठीक है, वह कम उम्र में गुलामी में बेच दिया गया था और उसे खरीदा किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, वह ऐबक की सेवा में तेज़ी से बढ़ा। ऐबक ने प्रसन्न होकर अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी थी, इस वजह से वो ऐबक का दामाद हो गया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बाबर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय इल्तुतमिश कहाँ का राज्यपाल था। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, तो याद रखना उस समय को इल्तुतमिश जो है बदायूं का सूबेदार था जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये कुछ खास पॉइंट थे। और उसके बाद फिर जब 1210 में मृत्यु हो जाती है
तो इल्तुतमिश जो है वो सत्ता हथियाने के लिए बदायूं से निकल पड़ता है, क्योंकि उस जन समर्थन जो है वो इल्तुतमिश के काफ़ी पक्ष में था, और आराम सा चूँकि अयोग्य शासक भी साबित हुआ था, इस वजह से भी उसकी पराजय हुई। जूद नामक स्थान पर इन दोनों के बीच युद्ध होता है। कहाँ पर? जूद नामक स्थान पर 1210 में, और जिसमें कि इल्तुतमिश आराम शाह को परास्त कर देता है। ठीक, और उस युद्ध के उपरांत वो जो है सल्तनत की गद्दी प्राप्त करता है। अब जब वो सल्तनत की गद्दी प्राप्त करता है, तब उसके लिए जो सिंहासन है वो एक तरह से बड़ी समस्याओं से घिरा हुआ सिंहासन प्राप्त हुआ था। क्यों? क्योंकि ऐबक के समय के जो प्रमुख 3 प्रतिद्वंदी थे उसके, ठीक है, प्रमुख प्रतिद्वंदी, एक तो यल्दूज हो गया और दूसरा नासिरुद्दीन कुबाचा हो गया। ये अभी भी क्या है कि सिर उठाए खड़े थे। इनसे कुतुबुद्दीन ऐबक पूरी तरह निपट नहीं पाया था। दूसरी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, उसके बाद आराम शाह का शासन आया। उस कुछ महीनों के शासन के दौरान चूँकि आराम शाह अयोग्य शासक था, तो जो राजपूत राज्य थे कई सारे, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसके अलावा बंगाल में अली मर्दान खान जो प्रमुख शासक था उस समय, उसने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया था। तो मतलब कि क्या हुआ था कि कई जगह बड़ी चुनौतियां जो हैं इल्तुतमिश के सामने स्थापित हो गई थी, लेकिन इल्तुतमिश को तभी योग्य शासक कहा गया क्योंकि वो इन सारी समस्याओं से निपटने में सफल रहा, और वो इन सारी समस्याओं से उसने दिल्ली सल्तनत को निजात दिलाई और एक मजबूत दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इसीलिए उसको इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऐबक के विषय में हम लोगों ने ये देखा था कि उसने बहुत ज़्यादा कोई प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थापित नहीं की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं के विषय में भी ध्यान दिया और नई व्यवस्थाएं जो है प्रारंभ की। जैसे कि उसकी एक व्यवस्था थी इक्ता व्यवस्था। उसने अर्थव्यवस्था में भी नए नए सिक्के चलवाए, ठीक है, नए प्रकार के सिक्के ढलवाए, इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की, ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र का नए तरीके से संगठन किया। तो इस वजह से इल्तुतमिश को क्या है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और चुनौतियों में क्या था? वही सारी चीज़ें कि जो राजपूत राज्य थे, जैसे कि रणथंभौर हो गया, जालौर हो गया, अजमेर, ग्वालियर, इन सभी ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा जो है वो कर दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं यल्दूज, जो कि इम्पोर्टेंट है। उससे एक युद्ध होता है 1215 में, जो कि कहलाता है तराइन का युद्ध। तो ये तराइन का कौन सा युद्ध हो गया? तीसरा युद्ध, ठीक है, तराइन का तीसरा युद्ध। पहला युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच वो दोनों युद्ध हुए। और तीसरा युद्ध जो तराइन का हुआ वो कब हुआ? 1215 ईस्वी में, यल्दूज और किसके बीच? इल्तुतमिश के बीच, ठीक है। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने यल्दूज को परास्त कर दिया और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया, ठीक। तो इस प्रकार से उसने यल्दूज से निपटारा पाया, और उसके बाद वो दक्षिण राजपूत राज्यों की ओर वो उसने अपना रुख किया, और प्रमुख राजपूत राज्यों को भी उसने संगठित करके फिर से दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बात करते हैं कि अगर हम बंगाल की चर्चा करें तो बंगाल में गयासुद्दीन नामक व्यक्ति ने क्या किया था कि खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर दिया था, और गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर वहाँ की बैठ गया था और स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी। लेकिन इल्तुतमिश ने उसको भी जा कर के परास्त किया और उसकी हत्या करके बंगाल को फिर से दिल्ली सल्तनत का एक अभिन्न बना लिया। यानी कि इल्तुतमिश ने जो भी उसके विरोधी थे सबसे पहले उनसे निपटा और उन सभी को अपने दिल्ली सल्तनत में
सम्मिलित कर लिया। उन सभी क्षेत्रों को एक बार फिर से दिल्ली सल्तनत में जो है सम्मिलित कर लेता है। ठीक, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटना हुई इल्तुतमिश के समय 1221 एडी या ईस्वी में। चूँकि उस समय मंगोल जाति सबसे खतरनाक जाति थी और उसका जो है खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फारस के शाक के ऊपर मंगोल शासक चंगेज खान ने आक्रमण कर दिया था। तो वहाँ का जो व्यक्ति था जलालुद्दीन मंगबरनी, फारस के शाह का ख्वारिज़्म साम्राज्य के शाह का जो शाह था जलालुद्दीन मंगबरनी, वो वहाँ से भाग खड़ा होता है और आ जाता है भारत की सीमा पर, और यहाँ पर इल्तुतमिश से शरण मांगता है, सहायता मांगता है। लेकिन इल्तुतमिश उस समय सहायता देने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अभी हमारी सल्तनत जो है वो इतनी पावरफुल नहीं हुई है कि वो मंगोलों का या चंगेज खां का सामना कर सके। क्योंकि चंगेज खां उस समय चाइना से लेकर के, मंगोलिया से लेकर के यूरोप तक का साम्राज्य जो है जीत लिया था चंगेज खान ने। ठीक है, तो चंगेज खान उस समय बहुत क्रूर और वीर शासक था मंगोलों का, जिसके खिलाफ उठ खड़े होने में मतलब सभी लोगों को डर रहता था, सभी उस समय के शासकों को डर रहता था चंगेज खान के खिलाफ खड़ा होने में। और इसी वजह से इल्तुतमिश ने भी इसका उस समय मंगोलों से सीधा सामना करने का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि अगर वो मंगबरनी को शरण देता तो जो चंगेज खान जो है अवश्य रूप से भारत पर आक्रमण कर देता। तो ये उसकी एक कूटनीतिक सफलता का प्रमुख चीज़ मानी जाती है कि कूटनीतिक रूप से उसने उस समय जो ये कार्य किया बहुत ही अच्छा कार्य किया, और इसी की वजह से वो अपनी सल्तनत को जो है बचा सका। ठीक है, तो इसमें ख़ास बातें कब कि जलालुद्दीन मंगबरनी कब भारत शरण मांगने आया 1221 ईस्वी में, और किससे भागते हुए मंगोल शासक चंगेज खान के भय से भारत पर आया था शरण मांगने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इसके आगे के जो भी मुख्य कार्य हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू।